myself Anita Shokan and today we are discussing about individual supply curve and market supply curve। देखिए क्या होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में ये किया था। तो क्या होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एक हमने किया था इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड और एक किया था मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो होता है उसका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है, या उसके अर्थ को हम देखें तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या होता है, वह वक्र होता है जो विभिन्न संभव कीमतों पर एक व्यक्ति द्वारा बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। तो इसका अब देखिएगा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या थी, यही थी कि जो प्राइस है एक्स कमोडिटी की और क्वांटिटी है बी है एक्स कमोडिटी की, जो कौन करता है, इसकी सप्लाई कौन करता है, एक प्रोड्यूसर की एक व्यक्ति है जो इसकी क्या कर रहा है, सप्लाई करता है। तो ये ए व्यक्ति है जो इसकी सप्लाई करता है। तो जब हमारी प्राइस क्या है 5 थी, क्वांटिटी सोल्ड 10 थी, जब प्राइस हमारी 10 हो जाती है ये उसको 20 कर देता है, ये 15 हो जाती है ये इसको 30 कर देता है। या हमारा मतलब कहने का है कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं या मैंने 5, 10, 15 लिया कि आप सोचो ये प्रोपोर्शन में लिया गया, नहीं, आप 5 के बाद 7 भी ले सकते हो, 7 के बाद 9 ले सकते हो। बस हमें क्या करना है, इंक्रीज करके दिखाना है। या प्राइस को डिक्रीज करके दिखाते हो तो क्वांटिटी को भी क्या दिखाना है, डिक्रीज करके दिखाते हैं। ये नहीं है 10, 20, 30 इसी प्रकार से 10 के बाद आप 15 भी ले सकते हो। हमारा मकसद क्या है कि हमें इसको इंक्रीज करके दिखाना है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, वो सप्लाई को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसी को जब हम क्या कर देते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर देते हैं प्राइस, इस साइड हम प्राइस लेते हैं, इस साइड हमारी क्वांटिटी होती है। तो देखिएगा 10, 20 है, 30 है, 40 है, ओ एक्स। ओ वाई पर हम क्या ले रहे हैं, 5 है, 10 है और ये हमारा 18। जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी कितनी है, 10 है, तो यहाँ ये है हमारा। अब जब प्राइस 10 हो जाती है तो क्वांटिटी वो कितनी सोल्ड करता है, कितनी क्वांटिटी बेचता है, उस कितनी की पूर्ति करता है, 20 करता है। तो ये देखो 20 के सामने ये हमारे ये हो गई। अब जब प्राइस 15 हो जाती है, क्वांटिटी 30 हो जाती है, तो ये हमारा। अब इनको हम क्या कर देते हैं, एक रेखा के द्वारा मिला देते हैं। तो ये सप्लाई किसके द्वारा, देखिएगा इसका मतलब क्या है, इससे कम कीमत पर वो कोई सप्लाई नहीं ही करेगा, जीरो सप्लाई है, यहाँ से इतनी कीमत पर उसकी सप्लाई क्या है, जीरो। अब जैसे जैसे प्राइस क्या होती जा रही है, राइज होती जा रही है, सप्लाई भी क्या होती जा रही है, राइज होती जा रही है। ये तो हमारा क्या था, इंडिविजुअल सप्लाई करो, वह वक्र जो विभिन्न संभव कीमतों पर बाजार में एक व्यक्ति द्वारा बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। तो एक व्यक्ति द्वारा बेची जाने वाली, एक व्यक्ति विभिन्न संभव कीमतें ये हैं, इन पर बेची जाने वाली मात्राओं को एक कर्व के रूप में प्रकट कर दिया। तो इसको हमने क्या था, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। दूसरा है मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट में तो क्या होता है, लाखों करोड़ों व्यक्ति होते हैं, तो करोड़ों व्यक्तियों की जितनी भी क्या होती है, सप्लाई होती है, जो करोड़ों फर्में हैं वो कुछ ना कुछ बेचती हैं। तो विभिन्न कीमतों पर सभी फर्मों द्वारा की जाने वाली पूर्ति के जोड़ को हम क्या कहते हैं, बाजार पूर्ति कहते हैं। तो बाजार पूर्ति वक्र क्या, वह वक्र जो विभिन्न संभव कीमतों पर बाजार की सभी फर्मों के द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं के जोड़ को प्रकट करता है। तो अब हम देखें, ये तो ए व्यक्ति बेच रहा है, इस प्रकार पूर्ति कर रहा है, बी व्यक्ति भी है हमारा मार्केट में, तो सी व्यक्ति भी है बेचने वाला, डी व्यक्ति भी, कितना जोड़ करें। लेकिन हमने क्या कहा था कि सुविधा के लिए हम कुछ अजम्पशन लेते हैं, हम अजम्पशन ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट में 2 ही व्यक्ति हैं। सिर्फ किस लिए,
हमने इसको सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो हम कभी ऐड कर ही नहीं पाएंगे, इतने लोगों को हम लेके चलेंगे। तो हमने इस रूल को समझने के लिए दो ही व्यक्ति ले ली, एक ए व्यक्ति है, दूसरा हमारा बी व्यक्ति है। क्वांटिटी सोल्ड बाय ए, क्वांटिटी सोल्ड बाय बी। अब ये क्या है, जब कीमत 5 थी, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, हमारी 15 सप्लाई कर रहा है। कीमत 10 हो जाती है, ये हमारा 25 कर देता है। कीमत 15 हो जाती है, ये हमारा क्या कर देता है, 30, 35 कुछ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ हमने इसका मान लो 30 लिख दिया। तो देखिएगा अब हमारा क्या है, मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। दो ही व्यक्ति हमने मार्केट में माने हैं, तो मार्केट सप्लाई क्या होगी, ए व्यक्ति द्वारा की गई सप्लाई प्लस में बी व्यक्ति द्वारा की गई सप्लाई। इनको दोनों को जोड़ दीजिएगा। 10 और 15 हमारे क्या हो गए, 25 हो गए। ये हमारे क्या हो गया, 45 हो गया, ये 60 हो गया। देखो चाहे आप कितना भी लें, यहाँ 5 लेते या फिर इसका बढ़ाते, तो ये तो हमने अज्यूम किया है। हमारा बेस क्या कहना चाहिए, हमारी जो थ्योरी है वो कहती है कि जैसे जैसे प्राइस होगी ये हमारी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो दोनों का जोड़ करने पर भी देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी सोल्ड भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो रही है। अब इसका ए का हम पहले ही बना चुके थे, बी व्यक्ति का बेस वही लेना है हमें, ये बी व्यक्ति का है, ये दोनों का जोड़, ये ए व्यक्ति द्वारा की गई सप्लाई है, ये बी व्यक्ति द्वारा की गई सप्लाई है, मार्केट सप्लाई है। ए प्लस बी दोनों व्यक्तियों द्वारा की गई सप्लाई है। तो बी व्यक्ति हमारा क्या करता है, हम उसी प्रकार से लेंगे। यहाँ पर हमने 5 लिया, यहाँ पर हमने 10 लिया, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, 15 लिया है। यहाँ पर 10 और यहाँ पर हमने 5 ले लिया। तो ये लिया है हमने, जिस प्रकार से वहां लिया था उसी प्रकार हमने क्या ले लिया, इस साइड ले लिया है। अब क्या है, इस 5 रुपए कीमत पर मात्रा है हमारी 10, 20, 30, 40। अब 5 रुपए कीमत पर ये मात्रा कितनी बेचता है, 15। तो 5 रुपए कीमत पर मात्रा कितनी है उसकी, ये 15 है। अब 10 रुपए कीमत पर मात्रा कितनी बेचेगा, 25। तो 10 रुपए कीमत है, मात्रा है उसकी यहाँ पर 25। 15 रुपए कीमत है, मात्रा 30 है, ये 15 रुपए कीमत होती है, तो मात्रा वो क्या कर रहे हैं, 30। तो इन सब को जब आप एक रेखा के द्वारा मिलाओगे तो ये क्या हो गया, बी व्यक्ति द्वारा की गई सप्लाई को प्रकट करता है। ये सप्लाई हमने बी व्यक्ति को कितने से कम पर नहीं बेचेगा, तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, तो इसका मतलब इससे कम प्राइस पर वो सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको लॉस होगा तो वो सप्लाई नहीं करेगा। एक हमने कहा ना, बंधी लागत से नीचे यदि हमारी प्राइस, बंधी लागत का तो नुकसान वो सहन कर सकता है, लेकिन परिवर्तनशील लागत का भी यदि उसको नुकसान उठाना पड़े तो सप्लाई क्या करेगा, बंद करेगा। तो यदि इसको इस साइड से ले जाओगा तो इसका मतलब उस पर वो सप्लाई क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो यहाँ पर उसकी सप्लाई क्या है, इस कीमत पर 0 है। अब क्या है हमारा, यही हम लेते हैं 10, 20, 30। अब इनको देखिएगा, 5 है, 10 है और 15 है। 5 रुपए कीमत पर मार्केट सप्लाई कितनी है, 25। तो 5 रुपए कीमत पर मार्केट सप्लाई हमारी क्या है, 25 है। अब हमारी 10 पर 45 है, 30, ये 40, ये 45 है। 10 पर वो हमारी क्या हो जाती है, 45 हो जाती है। 15 पर वो 60 हो जाती है, मान लो आगे जाएगा तो ये हमारा इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा सप्लाई कर होगा, मार्केट सप्लाई कर। तो हमने बेस सेम लेना, ऐसा नहीं कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक डायग्राम यहाँ बना दिया, एक बना दिया, तीसरा नीचे बना दिया, नहीं, वो क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। कि आप उनको एक ही लाइन में आपको बनाना है, बेस सेम लेके चलना है, तो इस प्रकार से करना है। तो ये तो था हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर एंड मार्केट सप्लाई का। अब हमारा एक आता है लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम।
तो देखिएगा क्या होता है पूर्ति का नियम। हमें क्या है, पूर्ति के जो निर्धारक तत्व हैं या पूर्ति किसका फलन है, किन किन तत्वों पर निर्भर करती है, ये जब देखते हैं हम तो सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ एक्स गुड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर, प्राइस ऑफ आर का मतलब प्राइस ऑफ आर की जगह भी रिलेटिव की जगह ओ लिख दो, प्राइस ऑफ अदर थिंग, पी एफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टी टेक्नोलॉजी, जी गोल ऑफ फर्म, जी पी गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये जो चीजें होती हैं, क्या होता है हमारा ई हमारा है एक्सपेक्टेशन की भविष्य में कीमत बढ़ेगी या घटेगी, इसकी संभावना है हमारी, ये हमने कुछ चीजें ले ली। तो इसमें हमारी क्या होती है, हम क्या करते हैं पूर्ति के नियम में इन दो के बीच का संबंध देखते हैं कि पूर्ति इन सभी चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन हम सुविधा के लिए इन चीजों को क्या मान लेते हैं कि इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक चीज लिखते हैं, अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो ये अदर थिंग क्या, यही तो है, मान्यताएं हमने ले ली हैं, इस नियम को बनाने के लिए हमने कुछ मान्यताएं मान ली हैं, क्योंकि यदि हमारा साथ में ये भी चेंज हो रहा है और ये चीजें भी चेंज हो रही हैं तो कोई नियम कभी भी बनेगा ही नहीं। तो हमने सप्लाई का नियम बनाने के लिए इन चीजों को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। सिर्फ क्या सप्लाई के में सप्लाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, कि एक्स वस्तु की सप्लाई एक्स वस्तु के प्राइस पर ही निर्भर करती है। ये जो बाकी चीजें मैंने मान ली ना, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, कि अन्य बातें समान रहने पर। तो नियम में हम क्या लिखे, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी पूर्ति भी घट जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ति का नियम हो गया। पूर्ति का नियम क्या दिखाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो यहाँ पर जो हमारा रीजन है, कारण है, वो क्या है, हमारा प्राइस है, और उसका जो परिणाम है वो हमारा क्या है, सप्लाई है। कि कीमत का बढ़ना और घटना क्या है, कारण है, उसके कारण चेंज किस में आ रहा है, सप्लाई में आ रहा है, तो सप्लाई उसका क्या होता है, परिणाम होता है। तो डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है ये नियम, किसके भी, बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। तो ये जो है, अब हम देखते हैं कि नियम क्या है। ये हमारी प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी, ये प्राइस 5 थी, क्वांटिटी हमारी 15 थी। प्राइस हमारी 10 हो जाती है, क्वांटिटी हमारी 25 हो जाती है, बढ़ा देते हैं। तो ये क्या है, पूर्ति का नियम है कि कीमत बढ़ने से पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कीमत कम होने से पूर्ति कम हो जाती है। तो ये हमारा इस प्रकार से हमें दिखाना है, पॉजिटिव रिलेशन होता है कि इस साइड हमारी प्राइस होती है, इस साइड हमारी क्वांटिटी होती है। कि देखिएगा प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्या कहता है, पूर्ति का नियम कहलाता है। अब पूर्ति के नियम की अजम्पशन क्या है, तो देखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, यही हमारी क्या होती है, अजम्पशन होती है। अजम्पशन आती है तो उसमें आप क्या करो, अन्य वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फैक्टर प्राइस, या आप कहो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फर्मों की संख्या में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फर्मों के उद्देश्य में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। भविष्य में कीमत के घटने और बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तब ये नियम क्या होता है, लागू होता है। ये हमने क्या मान ली, नियम की कुछ मान्यताएं मान ली।